सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है, यहीं से करना आई थिंक। 9 पॉइंट्स तो हो गए हैं सारे, फ्रेटर्निटी तक सारे पॉइंट्स हो गए। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल की सिग्निफिकेंस क्या है, भूमिका क्या है इसकी, क्या चीज़ होती है, फ़ायदा कितना है इसका, इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, सारे मुद्दों पे हम लोग आराम से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो, जैसा कि आपको पता है प्रीएम्बल के अंदर मुख्य रस किस बात का छुपा हुआ है कि प्रीएम्बल अपने अंदर कैरी करता है कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी को और फंडामेंटल वैल्यूज़ को, जैसे पॉलिटिकल फिलॉसफी पॉलिटिकल वैल्यूज़, मॉरल फिलॉसफी मॉरल वैल्यूज़, रिलीजियस फिलॉसफी एंड रिलीजियस वैल्यूज़, जो कि एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन की नींव बनते हैं, फाउंडेशन बनते हैं। ये एक सिंगल लाइन का इंट्रोडक्शन होता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि मेंस में अगर इसको लिख कर आ जाओ कि प्रीएम्बल की भूमिका को अगर समझा दो, ये लाइन इज़ मोर देन इनफ किसी भी एग्जाम के अंदर, कि आपको एग्जामिनर जो है वो समझ जाएगा कि इसको प्रीएम्बल, ये ना फालतू बात, मतलब फालतू बात तो वो भी नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन, इंडेक्स पेज, ये सब लिख कर आ रहे हैं। प्रीएम्बल एक फिलोसफी और फंडामेंटल वैल्यू कैरी करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस बनाती है, ठीक है। इसके अंदर है क्या, प्रीएम्बल हमें यह भी दिखाता है कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जब संविधान बनाया था तो उनका ग्रैंड नोबल विजन क्या था, ठीक है, वो कैसे देखना चाह रहे थे भारत को, ठीक है, या फिर आगे जाकर कैसी नींव रखना चाह रहे थे आज़ाद भारत की। तो ये हमें रिफ्लेक्ट करता है प्रीएम्बल के उनके सपने क्या थे, उनके एस्पिरेशन क्या थे हमारे संविधान निर्माताओं के, फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक मेंबर सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर की लैंग्वेज में अगर इसको बोलें, समझें, सिग्निफिकेंस को समझे प्रीएम्बल की, जिन्होंने एक बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी संविधान को बनाने में, उनका कहना था प्रीएम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एक्सप्रेस इस बात को करता है कि हम लोगों ने क्या सोचा था और किस चीज़ का सपना रखा था इतने लंबे समय तक। वो सोच, वो सपना झलकती है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रीएम्बल के पेज के अंदर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, संविधान निर्माताओं का सपना कि वो आज़ाद भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होगी, किन किन चीज़ों से आज़ाद भारत बनेगा, कितना प्यारा हमारा देश होगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ कितनी होंगी, ये सारी बातें जो वो सोच कर रखते थे, इसकी झलक हमें प्रीएम्बल में उभर कर दिखती है। के.एम. मुंशी जी के अकॉर्डिंग, जो कि एक मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनका ये कहना था प्रीएम्बल जो है ना, प्रीएम्बल एक हॉरोस्कोप है हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। हॉरोस्कोप क्या होता है, क्या होता है हॉरोस्कोप? राशिफल है ना। तो एक प्रकार से हमारी कुंडली है, ऐसा बोल दूं मैं, हमारी कुंडली है, हमारे स्टार्स हैं, है ना, कि हम लोग सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के कहने के लिए नहीं है, जो सोचा था वो करके भी दिखाया, ठीक है। और प्रीएम्बल जो है इस चीज़ को दूर की दृष्टिकोण से देखता है कि हाँ ये चीज़ मेंटेन रहेगी। अब ये सब इनकी यार समझ रहे हो ना, काइंड ऑफ फ्लैशी लाइनें हैं इनकी बस, और कुछ नहीं है, लिखने का एक तरीका है बस, है बोलने को तो कुछ भी बोल लो। पंडित ठाकुर दास भार्गव जो कि एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, इन्होंने बोला कि प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस को कुछ इन शब्दों में समझा जा सकता है। इनके शब्द थे, प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे प्रीशियस पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की चाबी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की पीसी ज्वेलर्स है, ठीक है। ये एक प्रॉपर वो जरिया है, वो स्केल है, नापने का वो तरीका है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की औकात को, उसकी कितनी वर्थ है, इसको समझा जा सकता है। ये वाली बात याद रखना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर्स के जो शब्द होते हैं ना, लोग इनको ऐसी नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, जैसे ये बोल रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन की ये सोल है, की है, ज्वेल है, भैया अब इनका नाम इतना नहीं सुनोगे आप लोग कहीं पर भी, कि के.एम. मुंशी, पंडित ठाकुर दास भार्गव, इनके बारे में हम लोगों का मेन कंटेंट थोड़ी ना प्रिपेयर करने का, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर ना दोस्तों, प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन निकल जाएगा और उसके आंसर की झलक ना इनकी लाइनों में होगी, कि जैसे मतलब मान लो कोई पर्सन बोलेगा कि हमने फंडामेंटल राइट को इस प्रकार से समझा, बी.आर. अम्बेडकर जी ये बोलेंगे, कि नेहरू जी ये बोलेंगे कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन करने की वजह से इंडिया की सॉवरेनिटी हर्ट नहीं होती है, हमने ब्रिटेन से इंस्पायर्ड होकर बहुत कुछ अडॉप्ट करा लेकिन रिपब्लिक अडॉप्ट नहीं करा। तो ये सारी बातें, अब जैसे ये इतनी सारी चीज़ें बोल गए कि ज्वेल सेट क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कल को, ये पसंद होते हैं ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार पीएससी को पूछना, ठीक है। आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, चाबी है, एक प्रॉपर यार्ड स्टिक है जिसकी वजह से मेजर करी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की वर्थ,
डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन की वर्थ को मेजर करने के लिए विच इज द पैरामीटर विच इज यूज्ड। लोगों का जर्नली अक्सर यही रहता है फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स। 95% लोग किसी को हमेशा राइट ऑप्शन करके आते हैं जब भी कोई बहुत बड़ी चीज़ पूछ ली जाती है। ध्यान से समझ लिया करो, कॉन्स्टिट्यूशन में ना जब भी इसके आंसर मतलब पॉलिटी के जो आंसर्स होते हैं ना, पॉलिटी के आंसर में दोस्तों प्रोबेबिलिटी का गेम और एलिमिनेशन का गेम नहीं चलता है। लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। प्रोबेबिलिटी एलिमिनेशन गेम होता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये जो इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं जो इसके आंसर्स होते हैं प्रीलिम्स के जो स्टेटमेंट फ्रेम होती हैं, वो इसलिए नहीं होता। कई लोग अटेम्प्ट बहुत सारी वेस्ट कर देते हैं और उनको ये समझने में बहुत दिक्कत होती है, समझ भी नहीं पाते कई लोग तो बड़े साल तक इस गेम को। यार पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन IR जिस रूप में है ना वो उसी रूप में रहेंगे, वहाँ पर एलिमिनेशन की कोई तिगड़ है ही नहीं। अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि सिंपल मेजोरिटी का ये फॉर्मूला होता है 1/3 ऑफ दिस हाउस 1/3 ऑफ दिस हाउस हाफ ऑफ दिस प्रेजेंट एंड वोटिंग ये वो करके, तो वो वैसे ही नेचर है। आप वहाँ पर अगर एलिमिनेशन सोच रहे हो उसका मतलब तुम बेवकूफ़ हो, तुमने बेटा पढ़ाई नहीं करी अच्छे से। बात ये होती है आप वहाँ पॉलिटी के कभी आंसर्स में आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते। यार राइट टू इक्वालिटी, यार ये कौन सा आर्टिकल 25 है 26 है 18 है 14 है कौन सा है, तुम्हें याद ही नहीं है, क्या एलिमिनेट करोगे वहाँ पे बैठ के। पॉलिटी के आंसर्स में श्योर शॉट होता है, बंदा पढ़कर आया तो वो सारे क्वेश्चन कर लेगा। पॉलिटी के क्वेश्चंस में 99% एक्यूरेसी रहती है जिसने अच्छे से तैयारी कर रखी है। मेरा अच्छे से तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि लक्ष्मीकांत चाट ली। लक्ष्मीकांत का गेम सिर्फ और सिर्फ 75% एक्यूरेसी देता है, सिर्फ 75, बल्कि इससे भी कम देने लगा। तो 50 तक पहुंचने वाला है, अभी पहुंच ही जाएगा वैसे 2023 के फिल्म्स में। लक्ष्मीकांत सिर्फ 50% रोल प्ले करेगी। बाकी कहाँ से आते हैं? बाकी आते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन जो कि प्रिपेयर्ड होते हैं आपके गवर्नेंस से। गवर्नेंस लोग पढ़ के नहीं जाते, ये हमारे पास सोर्स ही नहीं है, कहाँ से पढ़ें। सर अर्नेस्ट बेकर ये एक इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने या जो प्रियम्बल जिन्होंने लिखा है उन्होंने ना एक बहुत अच्छी झलक दिखाई है पॉलिटिकल विजडम की। अपनी एक अच्छी सूझबूझ के वो अच्छी पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हैं। उन्होंने प्रियम्बल को बनाकर इस चीज़ को प्रूव कर दिया। इन्होंने बोला प्रियम्बल ना कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब की नोट समझते हो ना आप, जिस चीज़ को जैसे मतलब मान लो बहुत हाईलाइट कर देते हो, जैसे मैंने अभी ये कर दिया, या फिर आप किसी चीज़ को अपनी कोट एंड कोट कर देते हो, कैपिटल में बोल्ड कर देते हो, तो वो है। वो इतना इम्प्रेस थे प्रियम्बल से कि इन्होंने ये कोट करा, सर अर्नेस्ट बेकर की इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा इन्होंने प्रियम्बल इंडियन प्रियम्बल का जिक्र ना अपनी एक पॉपुलर बुक है इनकी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें जिक्र करा है इन्होंने इसका। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी अर्नेस्ट बेकर की ये बुक है, ये आ सकती है लेकिन बाकी पेपरों के अंदर। मैं जब भी बाकी मतलब मैं जब भी बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा UPSC में समझा करो उसको, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, M हिदायतुल्लाह, बहुत फेमस थे। इनकी कहानी भी मैं आपको पढ़ाऊँगा हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस वगैरह में बाद में, ठीक है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व करा प्रियम्बल जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है USA में जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है बिल्कुल उससे, बट वहाँ पर वो सिर्फ डिक्लेरेशन है जो कि सिर्फ एक डिक्लेयर करा गया है, लेकिन यहाँ हमारा प्रियम्बल डिक्लेरेशन से कुछ ज़्यादा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। तो अब देखो इन्होंने भी बोला, ऊपर इन्होंने भी बोला, ये आ सकता है क्वेश्चन। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो कि जनवरी में मेरे साथ ग्वालियर चल के MPPSC देंगे सारे लोग। किसी भी बुक में ना, किसी भी बुक में कोई भी थ्योरिस्ट या फिलोसफर, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हो M हिदायतुल्लाह ये कह रहे हैं, अर्नेस्ट बेकर ये कह रहे हैं, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी ये कह रहे हैं। इन्होंने क्या लाइन कही ना, उनको लर्न करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? अक्सर वहाँ पर 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रीलिम्स के जिसके अंदर ये पूछा जाता है, एक लाइन दे दी, हु सेड दिस, हु सेड दिस। क्वेश्चन डायरेक्टली वो M लक्ष्मीकांत से फ्रेम होता है। M लक्ष्मीकांत की एक्यूरेसी स्टेट PSC के अंदर, UPSC के अंदर गिरती चली जा रही है, स्टेट PSC के अंदर बढ़ती चली जा रही है। 2023 और 24 में होने वाले जितने एग्जाम्स होंगे पॉलिटी के 99% क्वेश्चंस इसी यहीं से फ्रेम होने वाले हैं। प्लस 1% जो छूट गए हैं मैं 100% ही करवा देता हूँ एक्यूरेसी को। 11th क्लास की जो NCERT की जो बुक है आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से आएंगे। और कभी कभार ये आंकड़ा डिवाइड भी हो सकता है, 0.5% इस NCERT से प्लस 0.5% जो 11th की दूसरी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी,
वहाँ से। और पॉलिटिकल थ्योरी से 5% वेटेज इस बुक से आने लगी है यूपीएससी से। 2018 से उठाकर देख लेना, प्रूफ कर कर दिखा दूंगा। यहाँ से लोग सोचते हैं तो पीएसआई और ऑप्शनल वालों के लिए क्वेश्चन था, जी नहीं, वहाँ से नहीं था। आराम से अगर किसी ने बस ये इस 50 पेजेस की बुक को पढ़ लिया होता अच्छी तरीके से, तो वो गांधीज़म, मार्क्सिज्म, इन सब की एक क्या कहते हैं उसको, जो कंपैरेटिव एनालिसिस जो वो पूछता है प्रीलिम्स के अंदर, उसको क्वेश्चन सॉल्व करा जा सकता है। 2018 से यूपीएससी ने गेम करना ये स्टार्ट करा है। स्टेट बीएससी अभी इस गेम में बढ़ रहे हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत वहाँ पर आपका काम कर देगा पूरी तरीके से। जैसे बिहार पीसीएस में पिछले 10 साल से एम लक्ष्मीकांत का तो स्टेटस बहुत ही ज़्यादा है बिहार और एमपी के लिए। इससे बियॉन्ड कोई क्वेश्चन निकलता ही नहीं है। उनके ऐसा लगता है कि उनके एग्जामिनर को, मतलब क्वेश्चन फ्रेमर को पता ही नहीं होता कि मतलब और भी कोई टफ क्वेश्चन करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता। फिर भी बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि लक्ष्मीकांत को वो पहले यूपीएससी के लेवल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उनकी एनालिटिकल पावर डेवलप हो जाती है, फिर बाद में उनकी फैक्चुअल पावर खोने लग जाती है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ फैक्चुअल कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। जितने भी थ्योरी फिलोसफर्स की लाइनें आ रही हैं, बेकार लाइनें नहीं है, ये आपकी बहुत काम आने वाली है एमपीपीएससी वगैरह के पेपर में। मैं एमपीपीएससी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वही स्टेट पीएससी को हम लोग टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमें पॉलिटिकल सोसाइटी का एक पैटर्न बताता है। इसके अंदर एक दृढ़ संकल्प है, ठीक है, और बात मतलब ये एक प्रकार से एक रेवोल्यूशन है जिसने ऑल्टर कर दिया इस दृढ़ संकल्प को। कहने का बस एक तरीका है, बात बस वो कर रहे हैं और कुछ नहीं है, इंप्रेस होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से पॉइंट हैं यहाँ पर? पॉइंट नंबर 13, 14 और 15। पॉइंट नंबर 13 किसने कहा? सर अर्नेस्ट बेकर ने। He said that preamble of the Constitution states in brief and pithy form argument of a much book। हटो इसको, हटाओ, बेकार, काट देना इसको अपनी बुक में से। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 किसने कहा? इन्होंने कहा है ना कि इन्होंने अपनी बुक में इसके बारे में जिक्र करा। अच्छा, तारीफ कर रहे हैं हमारी। इन्होंने लिखा अपनी उस बुक में, आई एम ऑल द मोर मूव टू कोट इट, मतलब मैं और अपने आप को रोक नहीं पाया इस चीज़ को, भारत के प्रीएम्बल के बारे में मैं लिख रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ उसको अपनी बुक में, बिकॉज मैं ये प्राउड हूँ इस बात के ऊपर कि जो भारत के संविधान निर्माता हैं, पीपल ऑफ इंडिया हैं, वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकेंगे। प्रीएम्बल में इस चीज़ का साफ जिक्र कर दिया गया है उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जो कि उनकी पॉलिटिकल ट्रेडिशन शुरू से रही है, ठीक है, जिसको विच वी कॉल इन द वेस्ट कॉल्ड वेस्टर्न, लेकिन अब वो कुछ वेस्टर्न से ज़्यादा है। तो इन्होंने एक तरीके से बोला कि जो इंडियन ट्रेडिशंस की वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा रखी गई है, अब वेस्टर्न वैल्यूज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देंगी जब से प्रीएम्बल बना है ये चीज़। और एम हिदायतुल्लाह ने जो वो बात कही थी, उनकी एक बुक थी डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द जुडिशियल प्रोसेस, इसके अंदर उसके पेज नंबर 51 के अंदर यहाँ से लक्ष्मीकांत ने उनकी बात को उठाया है, ठीक है। बस मैं आपको ये संतुष्टि के लिए दिखा देता हूँ ताकि आप जब खुद भी पढ़ोगे तो आपको ऐसा ना लगे। और ये मैं बार बार एक्सरसाइज इसलिए करवाता हूँ ताकि जब आप सेल्फ रीडिंग करो एम लक्ष्मीकांत की चाहे पीडीएफ से, उससे आप इन पॉइंट्स को नज़रअंदाज मत करा करो। ये आपके हर साल कोई भी एग्जाम आप देते ना 8 नंबर बचा लेंगे। क्यों? लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन निकलते हैं, कभी कभार एग्जामिनर चालाकी करते हैं, वो इन बैक पेजेस से क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, ठीक है। तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको 8 नंबर बोल रहा हूँ, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये वाली बात तो अब कुछ है नहीं। सिग्निफिकेंस क्या है प्रीएम्बल का? आप इन थ्योरीज के कंधों पे रख के बंदूक चलाना। और ये मेंस की आंसर राइटिंग से हमने बात करी, लेकिन मैंने आपको स्टेट बीएससी के लिहाज से ये भी बता दिया कि प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सोल, की, ज्वेल, प्रॉपर यार्ड स्टेक, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी किसने लिखी, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या प्रीएम्बल, एक डिबेट ये भी करते हैं, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? दिस डिबेट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मीन्स के परस्पेक्टिव से ज़्यादा है ये, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। एक जो कंट्रोवर्सी प्रीएम्बल के बारे में ये उठी थी एक टाइम पर कि वेदर इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। अब हमें तो ये दिख रहा है, हम तो यहाँ पर ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो है। देखो दिक्कत पता है क्या हुई थी? जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था ना,
उसके बाद ऐड करा गया था प्रीएम्बल। ये चीज़ सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ? जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था उसके बाद प्रीएम्बल ऐड करा गया था, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद। तो फिर डिबेट ये उठना ना उस टाइम पर लाजमी था कि प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? अगर पार्ट है तो अमेंड कैसे करा जाएगा, ऑर्डिनरी प्रोसेस से या फिर स्पेशल प्रोसेस से, आर्टिकल 368 का यूज़ करके या क्या करके? तो इन सारे मुद्दों को देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग लक्ष्मीकांत को चार्ट जाते हैं लेकिन फिर जब आंसर लिखने की बात आती है ना 6.5 मिनट के अंदर, फिर उनको रिकॉल नहीं हो रहा होता। रिकॉल इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि कहानी नहीं समझी है, रट्टा मारा, पॉलिटी में रट्टा कभी काम ही नहीं आ पाएगा। तो वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सीज प्रीएम्बल के बारे में है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। अब यहाँ पर हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस को देखेंगे। ऑब्वियसली बात है पार्ट है कि नहीं है, कोई ऐसी थोड़ी ना बोल देगा कोई प्रधानमंत्री ने बोल दिया, किसी राष्ट्रपति ने बोल दिया। और सुप्रीम कोर्ट हवा में कभी कोई बातें करता नहीं, उसके सामने पहले केस आना चाहिए। चीफ जस्टिस अगर कोई ये चीज़ बोल रहा है, ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी, फिर ऐसे तो प्रधानमंत्री भी कुछ बोल देगा बात को पलटने के लिए, राष्ट्रपति भी कुछ बोल देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कुछ बोल देंगे, कोई आईएएस भी कुछ बोल देगा। ऐसे नहीं चलता सिस्टम, हम लोग रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, बेरूबरी यूनियन केस, 1960 का ये केस आया, सबसे पहला केस इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, बड़े सारे एग्जाम्स, पहले सारे केसेस देख लो। केशवानंदा भारती केस 1973, LIC ऑफ इंडिया केस 1995, यही है। बेरूबरी यूनियन केस 19, अरे यार क्या हो गया, ठीक है। ये 3 केसेस दिख रहे हैं एकदम से ना, जैसे मैंने बोला मेंस का कंटेंट है, भागना मत, एकदम से दिमाग को शांत करो, समझो। हर एक लाइन खोद कर बैठना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कोई भी जो चीज़ कर रहे हैं उसमें कमी ना रह जाए। इससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बन सकता है? इससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये बन सकता है क्रोनोलॉजी का। ध्यान से, यही हम लोग गलती करते हैं कि हम एकदम से पेजेस को ना सटकाने की कोशिश करते हैं। अच्छा बेरूबरी मेरे बोला क्या था, केशवानंद ने ये बोला, LIC में फाइनल बोल दिया गया, हाँ ये पार्ट है। ऐसे नहीं भाई, ये तो सब कोई पढ़ के जा रहा है, इसमें क्या तीर मार लोगे? क्वेश्चन अगर इस पेज से निकला तो अब वो ये तो बना चुके हैं मेंस ओरिएंटेड, अब प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या बनेगा यहाँ से क्वेश्चन? कौन सा पहला केस हमारे देश में आया जहां पर ये डिबेट स्टार्ट हुई कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं है, और वो सेटल कौन से केस के अंदर हुआ, ये बनेगा क्वेश्चन। तो आप याद रखना, बेरूबरी यूनियन केस 1960, केशवानंदा भारती दूसरा, LIC ऑफ इंडिया केस सेटल्ड 1995, ये चीज़ है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखें, हम अब आराम से इसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 16, reference by the President of India under Article 143 of the Constitution on the implementation of Indo-Pakistan Agreement, बेरूबरी। अच्छा ठीक है, ये मैं पहले वो पढ़ाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। बेरूबरी यूनियन केस 1960 का, सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रीएम्बल हमें ये शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस डाली गई हैं, जो भी बातें डाली गई हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSPs हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वेरियस पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से अमेंड करा जाएगा, क्या नहीं करा जाएगा, ये सारी बातों के पीछे अगर किसी को जनरल पर्पस समझना है कि ये लिखा ही क्यों गया है, प्रीएम्बल हमें वो पर्पस शो करता है। ठीक है, तो ये जो पर्पस शो करता है ना, ये एक प्रकार से चाबी है, चाबी जो ऊपर बोली गई थी ना उन्होंने, अभी हमने पढ़ा चाबी है, लेकिन अब यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर वे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला चाबी है दोस्तों संविधान निर्माताओं के दिमाग तक पहुँचने की, कि उन्होंने क्या उनके दिमाग में चल रहा था कि उन्होंने ये चीज़ डाली, ये इसी प्रकार से क्यों डाली, इसमें उन्होंने एनफोर्सेबल पावर क्यों दी, इसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई, क्यों इस मौलिक अधिकार को एब्सोल्यूट नहीं बनाया। ये सारी बातें हमें पता लगती है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स तो जिंदा रहे नहीं, आने वाली जनरेशन कहते पहचाने कि उनका क्या माइंडसेट था प्रीएम्बल से। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस के अंदर। फर्दर, वेयर द टर्म्स यूज इन एनी आर्टिकल, अगर किसी भी आर्टिकल के अंदर कोई भी टर्म्स यूज करी जा रही है जो कि समझ में नहीं आ रही, जिसकी अंग्रेजी बड़ी टफ है, वो हॉच पॉच हो रखा है, एम्बिगुअस है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है,
या फिर अगर उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल कर आते हैं कि यार इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, कोई कहे इसका मतलब नहीं नहीं ये इसका मतलब तो ये है, तीसरा कहे नहीं नहीं इसका मतलब तो ये है, तो हमें कुछ हेल्प मिल जाती है इन आर्टिकल्स की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के लिए जब हम लोग प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान से नजर मारते हैं। डिस्पाइट दिस रिकॉग्निशन, अब यहां पर एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नेगेटिव चीज बोली क्या प्रियम्बल के बारे में? बताओ, अभी तक कुछ भी नेगेटिव चीज बोली? इस केस में कुछ भी बोला नेगेटिव प्रियम्बल के बारे में? नहीं बोला। इस रिकॉग्निशन के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बोल दिया इस केस के अंदर, ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर क्वेश्चन आए कि इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले देश में कौन सा केस आया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, तो वो है बेरोबरी यूनियन केस। और इस केस की सुनवाई में कंक्लूजन क्या निकला? इसमें ये बोला गया प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या कोई मुद्दा जानता है वैसे बेरोबरी यूनियन का मुद्दा क्या है? मैं डिटेल में तो बाद में पढ़ाऊंगा, यहाँ पर तो नहीं पढ़ा सकता आज का, तो फिर तो ऐसे 3 दिन लग जाएंगे इसको पढ़ाने में। यहाँ पर एक लाइन, एक बात लिखी हुई है, रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 143 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बोला गया कि इंडिया पाकिस्तान के कुछ ना एक एग्रीमेंट हो रहा था जिसमें बेरोबरी यूनियन और कुछ एनक्लेव्स एक्सचेंज होने थे 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये उससे रिलेटेड केस था। लेकिन ये प्रियम्बल का मुद्दा कैसे बना? डोंट वरी, मैं ये मेंस ओरिएंटेड में आपको ये चीज़ पढ़ाऊंगा, मैं अभी नहीं पढ़ा सकता मैं इसको, ठीक है अभी, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ जानने वाली नहीं है, बस प्रियम्बल के इशू में दे रखी है इसलिए हमने इसको जान लिया। तो इस पर अपना, अगर आप चाहो तो इसको अभी होल्ड कर देना अभी, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे इसको। ठीक है, हम तो प्रियम्बल के चैप्टर करें तो प्रियम्बल पे स्टिक रहते हैं अभी। ठीक है, अब जैसे केशवानंदा भारती केस है, ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हम इसको प्रियम्बल के अंदर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर केशवानंदा केस पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर गया लेक्चर ये पूरा, इसलिए जो चीज़ जहाँ पर आएगी बार बार मिलेंगी ये चीज़ें यार। अब केशवानंदा भारती केस जब से फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट हुआ है करोड़ों बार सुन चुके हो मेरे मुँह से, है ना, लेकिन हम इसको एक प्रॉपर सेटअप में डिस्कस करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस का वेट होने दो, उसके बाद आपको किसी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आपको एडिटोरियल भी समझ में आएंगे, करंट अफेयर भी समझ में आया करेंगे जहाँ से भी आप देखा करोगे। ठीक है, दूसरा केस आता है केशवानंदा भारती केस 1973 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया। अब आप कहोगे यार सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से पलट रहा है, देखो पता है यहाँ पर क्या होता है, ये वाला डिसीजन किसी अर्लियर बेंच ने दिया था, ये वाला डिसीजन के ऊपर जो बेंच थी वो दूसरी थी, यानी कि वो वाले जजेस नहीं थे। बात ये होती है जब भी कोई डिसीजन पलटा जाता है ना सुप्रीम कोर्ट का, नए जजेस की बेंच होती है, ऑब्वियस ही बात है, नहीं तो होंगे। 1960, 73 इतना लंबा तो टेन्योर होता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वही वाली बात है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ओपिनियन को रिजेक्ट करा और ये माना प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये एक प्रिंसिपल क्वेश्चन, कौन सा ऐसा सबसे पहला केस था जिसमें बोला गया कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? जैसे याद है सोलर सिस्टम के अंदर उस दिन मैंने तुम्हें करवाया, सारी मुख्य चीज़ें जुपिटर से स्टार्ट होती हैं, है ना, कि थंब रूल। ऐसे ही याद रखना केशवानंदा भारती केस के बाद मतलब बहुत सारा रुख बदलता है, मोड़ बदलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आज तक कौन से केस के अंदर बैठी थी? यही। कितने जजेस की बेंच बैठी थी, कोई बता सकता है? 13 जजेस की बेंच बैठी थी। हाँ सुन लिया, एक दो बार और बोल दो मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, केशवानंदा भारती केस नहीं, तो केशवानंदा भारती केस में ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम पुराने ओपिनियन को रिजेक्ट करते हैं और ये बोलते हैं कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने ऑब्जर्व करा सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें समझना है, अगर हम उसे इंटरप्रेट करना है, तो हम वो ना बिना प्रियम्बल को बेस बनाकर उसकी इंटरप्रिटेशन वो करेंगे ना, तो ये चीज़ मतलब पैरेलल ही है, बेस बनाकर भी नहीं, मतलब ये चीज़ ना पैरेलल ही है कि प्रियम्बल में जो कि एक ग्रैंड विजन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का दे रखा है, ठीक है, अगर उसे हमें समझना है अच्छे से तो वो चीज़ जो है हमें पता लग सकती है प्रियम्बल से, तो प्रियम्बल है पार्ट, इसका इन्होंने अच्छे तरीके से बोला। सिमिलरली LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये बोला कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सिर्फ कौन सा ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं है? वेरी गुड, सिर्फ इसी में मान के चलना कि इसमें मान के क्या चलना, मतलब इसी में एक्सपेक्ट कर लेना कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, बाकी सब में बोला।
लेकिन केस के आपको नाम भी पता होने चाहिए, LIC ऑफ इंडिया केस। तो ये है पॉइंट नंबर हमारा 18, LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर 1995 का केस। और केशवानंद भारती का तो आप जानते ही हो, हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर। क्या है ये? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती से पहले कौन सा केस आया था जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुद्दा था? जल्दी बताओ, 6 साल पहले। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ईयर 1967। वेरी गुड। हाँ, उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अकॉर्डिंग अभी तक हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है? 19th पॉइंट तो बेकार है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स हैं, तो याद रखना। अभी जब हम 19th पे आएंगे तो उसको तो नहीं देखेंगे। केसेस के अकॉर्डिंग तो हमने डिटरमाइन कर लिया ना कि पार्ट है। थोड़ी सी बात और करते हैं इसके बारे में। लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल वॉज ऑल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। लेकिन जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था उसके बाद, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। मज़ेदार बात ये बता देता हूँ, MPPSC जैसे इंटरव्यू में ना यही छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। अच्छी बात है, वैसे हम मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि हम जिस लेवल से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो यू विल डेवलप रॉकेट लेवल का कॉन्फिडेंस। आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और अगर आप इसमें मेहनत कर जाते हो तो ये छोटे छोटे स्टेट के एग्जाम्स आप बहुत जल्दी जल्दी आराम से निकाल लोगे। तो आपको एक सिक्योरिटी रहती है कि फिर यार हुआ तो हुआ, UPSC में मेरा क्या चाहता है, वरना नहीं भी हुआ तो ठीक है। तो जो रीज़न था प्रीएम्बल को इंसर्ट करने का एट द एंड, ये इंश्योर करना था कि प्रीएम्बल जो है वो ना, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, एक बार बताओ, जब पूरी बुक बन जाएगी उसी के बाद तो इंडेक्स पेज डिस्कवर होगा उसका कि नहीं होगा? बताओ, मैं कैसे बता दूं? अगर मैं अपने ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ, मेरी जीवनी लिख रहा हूँ, मैं उसमें क्या बताऊँ कि मैं क्या क्या चैप्टर डालने वाला हूँ? पहले से इंडेक्स बना दूंगा उसका? बताना ज़रा, पहले से इंडेक्स बना दूंगा क्या? नहीं ना। तो बाद में इसको डालने का रीज़न ये था कि ये ना जब कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए उसके साथ पूरा का पूरा कंफर्म करे, और जैसा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया था उसके बाद वो बिल्कुल मैच करे, और वो सारी चीज़ें एक पूरी जिस, जैसा कि जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था आप लोगों को बताया था, रागिनी इनिशियल लेक्चर देखना इसके प्रीएम्बल के पहले दिन वाला लेक्चर 1, तो तब मैंने उस दिन बताया था ना कि अगर बाहर का कोई बंदा है उसको प्रीएम्बल की झलक देखनी है, क्या है प्रीएम्बल के अंदर क्या नहीं है, तो वो अच्छे से इसको देख सकता है। तो वाइल फॉरवर्डिंग द प्रीएम्बल फॉर वोट्स, जब प्रीएम्बल वोट्स के लिए गया, ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कोई भी चीज़ बिना वोटिंग तो होती ही नहीं थी, है ना। ये भी चीज़ याद है, ये भी चीज़ याद रखना, ये भी चीज़ फिल्म्स के अंदर बन सकती है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कोई भी डिसीजन कैसे पास होता था, क्योंकि कोई प्रोसीजर तो था नहीं, लोकसभा राज्यसभा अमेंडमेंट का प्रोसीजर, आर्टिकल वगैरह, वोटिंग 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 एंड जस्ट वोटिंग, मेजोरिटी वोट्स। तो प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने कहा, अच्छा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद और क्या थे? और क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट यार ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी की पहली मुलाकात गांधी जी से कब होती है? कौन सा सत्याग्रह चल रहा था, कहां पे? शाबाश शाबाश। राजेंद्र प्रसाद के लॉयर्स ने क्या करा था गांधी जी, सॉरी राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने क्या करा था गांधी जी के साथ? और ज़मीन पे बिठा दिया था, याद है? अर्शप्रीत, कुएं से पानी निकालने दिया था, ये बोला था कि तुम्हारे कुएं से बाल्टी से कुछ बूंदें गिरी पूरे कुएं को पॉल्यूट कर सकती है, मतलब अनटचेबल मान लिया था। और उस टाइम पर जब राजेंद्र प्रसाद जी के घर ये पहुँचे थे, राजेंद्र प्रसाद जी तो थे नहीं, तो गांधी जी के साथ कौन सा बंदा था? कौन सा बंदा था? इसका नाम सुना है? राजकुमार शुक्ला, ये था, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज दैट प्रीएम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 19th हमें देखना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स के अंदर ये चीज़ सॉल्व हो गई है। मोशन इसके बाद ये चीज़ मतलब ये एक मोशन देकर अडॉप्ट कर लिया गया वोटिंग में, मतलब किसी भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं थी। हेंस करंट ओपिनियन ये कहता है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और फाउंडिंग फादर्स का जो ओपिनियन था
ये बिल्कुल उसके साथ कॉन्सोनेंस में, कॉन्सोनेंस का मतलब ताल से ताल मिलाकर, रिदम से रिदम मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा होता है हमारा प्रीएम्बल। यहाँ पर दो चीज़ें मुख्य रूप से अपने जाननी चाहिए। एक तो प्रीएम्बल जो है ना, इट इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर, ये पावर नहीं देता है कैसे भी लोकसभा को या विधानसभा को, ना ही लेजिस्लेचर की पावर के ऊपर कोई भी बंदिशें लगाता है, ना ही सोर्स है, ना ही बंदिशें लगाने का कोई जरिया है। दूसरा, प्रीएम्बल ना नॉन जस्टिसेबल है, इसके जो भी प्रोविजंस हैं आप कल को कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कोर्ट नहीं जा सकते कि ये कह दें कि सरकार सर जी इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, सरकार कंट्री को फ्रेटर्नल नहीं बना रही है, सॉवरेन नहीं बना रही है, सेकुलर नहीं बना रही है, क्योंकि सरकार वो अपने हिसाब से देख लेगी। उसने डीपीएसपी में ये चीज़ें डिटेल में, डीपीएसपी का कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ एक प्रीएम्बल तो सिर्फ एक इंडेक्स है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल्ड वर्क है तो उसके ऊपर काम करने के ऊपर है, तो ये चीज़ है। ये वही वाली बात हो गई कि मैं एक लेक्चर स्टार्ट करवाऊं किसी चैप्टर का, आप जैसे प्रीएम्बल में हमें एक वीक लगाए वाला है ना, अब आप उसे बोलो सर हम सॉवरेनिटी को डिटेल में कब डिस्कस करेंगे, कब डिस्कस करेंगे, कब डिस्कस करेंगे, तो मैं बोलूँगा लेक्चर प्रोसीड हो तो रहा है, सब्र तो रखो, यही चीज़ है, और गालियाँ भी खाओगे गंदी वाली, ठीक है। तो इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, इसके जो प्रोविजन है ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स ऑफ लॉ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नहीं पढ़ेंगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि फिर ख़त्म ही हो गया चैप्टर ये, एक 2-3 मिनट का फिर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, क्या प्रीएम्बल अमेंडेबल है? तो क्वेश्चन अगर ये उठता है कि प्रीएम्बल जो है, द क्वेश्चन इज टू वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, अमेंड कैसे करा जाए, ऑर्डिनरी प्रोसेस से या फिर आर्टिकल 368 से। अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो आप जानते हैं कोई भी चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करनी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल 368 का। आर्टिकल 368 में आर्टिकल 368 को बेस बनाकर प्रीएम्बल अमेंड करा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। ये पहली बार जो था ये मुद्दा उठा इन केसवानंदा भारती केस ओनली 1973। केस का पूरा नाम जल्दी बोलो, केसवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। हाँ, इट वॉज अर्ज्ड दैट प्रीएम्बल अमेंड नहीं हो सकता बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीएम्बल को अमेंड नहीं करा जा सकता एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये केस चल रहा था, आप ऊपर देखो, आप कहोगे ये क्या बात चल रही है, आप ऊपर ध्यान से इसको देखो। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, इस केस के अंदर जब ये पूरी सुनवाई हो गई, रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन केस में, बेरूबरी यूनियन केस में, और ये माना गया कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये मुद्दा आया शुरू में कि क्या इसको अमेंड करा जा सकता है, तो तब तक केसवानंदा भारती केस की सुनवाई जब पूरी नहीं हुई थी तो ये माना गया क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो इसको अमेंड नहीं करा जा सकता, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जब इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ऑब्वियस सी बात है अमेंड करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता, बताओ। देखते हैं आगे क्या होगा। पेटिशनर ने ये बोला कि जो अमेंडिंग पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो की दे रखी है आर्टिकल 368 के अंदर, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को एक स्पेशल प्रोसीजर से अमेंड करते हैं, इसको यूज नहीं करा जा सकता कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल फीचर्स हैं जो कि प्रीएम्बल के अंदर गिवन है उसको हम लोग किसी भी तरीके से अमेंड करके डिस्ट्रॉय कर दें या डैमेज कर दें उसके बेसिक एलिमेंट्स को। देखो, जब भी अगर आप लोगों को ये इशू लगे ना, मेंस आंसर राइटिंग में नहीं, जैसे आपसे कोई पूछा, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा एकदम से, अमेंडेबिलिटी है प्रीएम्बल की कि नहीं है, यार एक बार बताओ, अगर अमेंडेबिलिटी नहीं होती तो आप तो 3 वर्ड जानते हो ना, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये कैसे डालती है? ऐसे डालती है अपने आप ही मजे में, ऐसे तो नहीं आया होगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ये माना प्रीएम्बल, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कोर्ट ने ये माना कि जो उसने ओपिनियन बेरूबरी यूनियन केस में दिया था वो गलत था, और अब ये माना कि प्रीएम्बल क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है केसवानंदा भारती केस के बाद, तो इसको अमेंड करा जा सकता है, लेकिन अंधाधुंधा अमेंड नहीं करा जा सकता। एक कंडीशन अटैच कर दी कि कोई भी अमेंडमेंट जो प्रीएम्बल में करी जा रही है, क्योंकि प्रीएम्बल अलॉन्ग विद अदर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक फीचर्स का पार्ट है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। जैसा कि ऊपर बोला गया था, पेटिशनर ने बोला था कि
डिस्ट्रॉय और डैमेज नहीं होना चाहिए इसका कोई भी पार्ट अमेंड करने के बाद। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली, जी हाँ भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम अपनी सुनवाई करते हुए, हम ऐलान करते हुए इस चीज़ का जिक्र करेंगे, स्पेसिफिकली करेंगे, अलग से करेंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोलें, आसानी से समझें, कोर्ट ने ये माना जो बेसिक एलिमेंट्स हैं या फिर जो फंडामेंटल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि प्रीएम्बल के अंदर गिवन है, वो ऑल्टर नहीं करे जा सकते, अमेंडमेंट के साथ नहीं करे जा सकते अंडर आर्टिकल 368 के। आर्टिकल 368 का आप यूज़ करके आप उसको समझो वो तो भाई विष्णु जी का चक्र है, इससे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बेसिक फीचर को टच नहीं कर सकते। ये कौन सा पॉइंट था? 20 लास्ट ही था ना। कोर्ट ने ये बोला जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है, जो उसका बेस है, जो उसका पिलर है, जो उसकी अहम भूमिका है, ठीक है, वो बेस्ड है बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर, और वो बेसिक एलिमेंट्स प्रीएम्बल के अंदर गिवन है। अगर इनमें से किसी भी बेसिक एलिमेंट्स को अगर रिमूव कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर जिसकी वो जान है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेम कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी उससे नहीं दिखेगी, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। अमेंडिंग पावर को है, जो अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 के अंदर गिवन है, लेकिन आप उसको इस प्रकार से इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि वो पार्लियामेंट को पावर दे देता है कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट या मुख्य फीचर्स को छीन लो पॉलिटी के। जी नहीं, बेसिक फीचर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। एंड डोंट वरी, बेसिक फीचर्स और या बेसिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे इसको आराम से। तो प्रीएम्बल जो है अमेंड हुआ है अभी तक सिर्फ एक बार, ओनली वंस, इतिहास में 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिससे 3 नए वर्ड्स ऐड कर दिए गए थे। हमने सीखे उन वर्ड्स के मतलब, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी, और ये अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड भी ठहराया। प्रधानमंत्री इस टाइम पे थी सिर्फ लास्ट फेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी। हाँ, प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद जी। प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीमती इंदिरा नेहरू प्रियदर्शिनी गांधी जी, ठीक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। एक एक चीज़ को हमने अच्छे से एनालाइज करा, ठीक है, एक एक शब्द को हमने समझा। और भी चीज़ें कुछ जो हैं जो बच जाती है वो मेंस ओरिएंटेड में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं आपका कोई भी एग्ज़ाम रुकने नहीं वाला है किसी का भी। और बस यही है कि अच्छे से मेहनत करते रहो, उसको लर्न करते रहो, क्योंकि ये इजी तो है समझना, लेकिन रिवीजन की बहुत इंटेंस रिक्वायरमेंट है। और इतना समझाने के बाद भी अगर जिसको समझ में नहीं आए तो आप सर लिखना कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।